खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र के चौथे दिन कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों से घिरते नजर आए। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति द्वारा प्राकृतिक व परंपरागत खेती में अंतर को लेकर सवाल किया गया। साथ ही कांग्रेस के अन्य विधायकों समेत भाजपा विधायक विनोद चमोली द्वारा भी यही सवाल किया गया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रही, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को समझा नहीं पाए। इतना ही नहीं, वे परंपरागत फसलों के बारे में भी जानकारी सदन के भीतर नहीं दे पाए। मामला बढ़ता देख विपक्ष के सारे विधायक खड़े हुए और प्रश्न को स्थगित करने की मांग की गई। पीठ ने इस सवाल को स्थगित कर दिया। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने परंपरागत और प्राकृतिक खेती समेत फसलों की पूरी जानकारी दी और वे अपने जवाब पर कायम है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों द्वारा ये सवाल पूछा गया है उन्हें खुद ही प्राकृतिक फसलों के बारे में नहीं पता होगा। खेती में देखिए, प्रश्न संख्या 2 एक प्राकृतिक खेती पर एक सवाल माननीय सदस्य वीरेंद्र जी द्वारा पूछा गया और इसके जवाब में मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और 39 क्लस्टर हैं। उन क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे कुलद हो, चौलाई हो, झुमरा हो, धान हो, चावल हो, वो प्राकृतिक खेती में उसमें आएगा। इसी प्रकार हमारे जो भारत सरकार की योजना है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसमें 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और जिसमें 200 क्लस्टर जिसमें लिए गए हैं, उस क्लस्टर के अंदर होने वाली जो भी फसलें होंगी वो प्राकृतिक खेती में आएगी। और यही बार बार मैंने, जब मुझसे पूछा गया कि आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें आती हैं, उन्हीं फसलों का उल्लेख मैंने उसमें किया कि हमारी धान, चावल, दलहन, हमारे मिलेट्स, ये प्राकृतिक खेती में आते हैं। लेकिन रणनीति के तहत उसके सारे साथी एक साथ हो गए और बाकी जितने भी अन्य प्रश्न थे, करीब 6 प्रश्न थे, अन्य प्रश्नों को सारे जवाब दिए गए। और इसमें भी, क्योंकि मैं अभी भी कह सकता हूं कि आप किसी कृषि विज्ञान, जो हमारे कृषि के जो पन्नगर है, भरसार है, आप वेरीफाई कर लीजिए कि प्राकृतिक खेती में ये फसलें हैं कि नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि अभी भी अगर आप वहां पर होंगे, जो जवाब मैंने वहां पर दिया वही जवाब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और अभी मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान जो कृषि से संबंधित हो, उसको आप वेरीफाई कराने, अगर ये चीजें प्राकृतिक खेती में नहीं आती हो, जो मैंने जवाब दिया और पूरे जिम्मेदारी से वहां पर जवाब दिया कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र को हम नेचुरल फार्मिंग में ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को हम ले रहे हैं और उसमें कौन कौन से जिले हैं, ये भी मैंने उल्लेख किया। लेकिन सारे वक्त के साथी उस बात पर। धामी सरकार ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ 33 लाख की राशि का बजट प्रस्तुत किया है। आपको बता दें, इस बजट के माध्यम से धामी सरकार सशक्त एवं विकसित उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर आकार देने लगी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी ज्ञान के 4 प्रमुख स्तंभ के साथ ही नमो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रदेश के विकास के लिए दिए गए मंत्र के आधार पर आगे बढ़ना जारी रखेगी। बजट को लेकर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से खास बातचीत की है। इस बातचीत में भाजपा विधायक ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। ने 2025-26 का बजट पेश किया। 1,01,175 करोड़ का ये बजट है। इस बजट में क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह के टैक्सेस
जनता पे लगाए गए, कौन कौन सी सौगातें जनता को दी गई हैं, कौन कौन सी प्रमुख योजनाओं पे सरकार ने इस बजट में खास फोकस किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो अपनी ही सरकार के इस बजट को देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बजट आज सदन के पटल पे रखा गया, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? बहुत दमदार है, बहुत शानदार है और उत्तराखंड की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके एक बहुत क्रांतिकारी कह सकते हैं आकार के दृष्टि से भी, और जो इस बजट प्रस्तावों में विकास की जो सदी रणनीति बनाई गई वो बहुत तारीफ काबिल है। केवल आकार मात्र पर्याप्त नहीं होता, हम उस पैसे को 1 रुपया है उसको हम खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। 1 लाख करोड़ का बजट कहा गया है, उसका हम खर्च की रणनीति क्या है, हमारी कौन से सेक्टर को, हमारे प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, हमने कौन कौन से सेक्टर को फोकस किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड जैसा राज्य जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, एक तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि कोई बहुत टैक्स हार्स मेजर्स कोई ऐसे नहीं उठाए गए कि जिसका किसी भी प्रकार का दबाव जनता जनार्दन के ऊपर आएगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से हम टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ा सके। टैक्स की दरें बढ़ाने का नहीं है, ध्यान रहे, टैक्स की दरें बढ़ाने का नहीं है, टैक्स का दायरा बढ़ाने का है। और टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कम है, सर्विस सेक्टर पे हम लोग ज्यादा निर्भर करते हैं और सर्विस सेक्टर के और बढ़ने की हमारे यहाँ बहुत गुंजाइश है। तो सर्विस सेक्टर को ही प्रमोट करने का एक विशेष फोकस है, जिसमें हमें पर्यटक इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, वो हमारी बैकबोन है। उसके अंदर जिस प्रकार से जो इन्वेस्टर्स हैं, विशेष रूप से जिसमें कहा गया 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का जो स्थानीय इन्वेस्टर, मतलब जो यहाँ का मूल निवासी है, जो इन्वेस्टर्स आएगा, उसके लिए तमाम सारी योजनाएं घोषणा की गई। एमएसएमई को हमें कैसे प्रमोट करना है, हमें खेती बागवानी को लाभकारी कैसे बनाना है, कृषि का यांत्रिकीकरण कैसे करना है, क्लस्टर अप्रोच में हमें कैसे जाना है, ताकि जो छिद्री खेती पहाड़ों के अंदर होती है उसको हम मार्केट, उसके कृषि उत्पाद को हम मार्केटेबल सरप्लस कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ जो उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों में कर रहे हैं, उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो सब जगह उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन को भी हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक रिजीम की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक पहले से हैं, दूसरे क्षेत्रों को भी हम ऑर्गेनिक रिजीम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्गेनिक रिजीम की तरफ जाएंगे तो बाकायदा हम फिर उसकी ब्रांडिंग भी, जिसकी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट में जिसको उन्होंने लॉन्च किया था, वो था हाउस ऑफ हिमालयाज, जो एक ब्रांड लॉन्च किया गया। उसकी आज डिमांड है देश के अंदर, वो एक बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड बन गया है। अब हमारे सामने चुनौती उसकी मार्केटिंग की नहीं है, उसकी जबरदस्त डिमांड है। अब हमारे सामने चुनौती यह है कि हम जो प्रोड्यूस है उसकी उपलब्धता हो, उसका उत्पादन हो, मिलेट्स का उत्पादन हो, उन फ्रूट्स का उत्पादन हो, उन तमाम सारे चीजों का उत्पादन हो, उन हर्बल प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो जिसकी हमने ब्रांडिंग की है। उसके लिए यदि इसी को ही प्रमोट करने का हमारे सामने बड़ी चुनौती है और उससे बड़ा भारी जिसे कहना चाहिए वैल्यू एडिशन का काम होगा। चौहान जी कहते हैं कि जो बजट होता है वो बीजेपी एक शब्द यूज करती है जब अपने घोषणा पत्र जारी करती है, दृष्टि पत्र है। तो विपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि ये इनका दृष्टि पत्र होता है और 1 लाख करोड़ का बजट लेकर के आए हैं। लेकिन योजनाओं की बात करें तो किसी में 5 करोड़ का प्रावधान है, किसी, अभी विपक्ष के लोग कह रहे थे कि यूसीसी को बहुत ये लोग हवा बना रहे हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 30 करोड़ रुपए रखे हैं, तो क्या इतने में कर लेंगे? तो इसका क्या कुछ जवाब है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद अभी बजट प्रस्तावों को सुना है, गौर नहीं किया रहे मेरे विपक्ष के मित्रों ने। आज सबसे ज्यादा हमारे युवाओं के पास, हम डिप्लोमा होल्डर्स है, ITIs हैं, लेकिन होता क्या है, कायदे से उनका स्किल जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उनके अनुसार नहीं होता, तो ITI सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते। इस बजट में विशेष रूप से इस बात के लिए ध्यान रखा गया
कि जो जितनी हमारी ITI है और जो हमारा युवा है उसका स्किल डेवलपमेंट हमें कैसे करना, और स्किल डेवलपमेंट भी कैसे करना, बाय इंटरफेसिंग विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, किसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसे की, किसी की रिक्वायरमेंट है रोबोटिक्स में, किसी की रिक्वायरमेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, किसी की रिक्वायरमेंट है AI टूल्स के एप्लीकेशन में, किसी की रिक्वायरमेंट है किसी सेक्टर में। तो बाकायदा इंडस्ट्री से इंटरफेसिंग करके और उसके अनुसार युवाओं को तैयार करके डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग दे करके हम उनको, ताकि 100% उनका प्लेसमेंट, उनका स्वरोजगार सुनिश्चित किया जा सके, उनका रोजगार सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए बजट के अंदर प्राविधान किया गया। इसी प्रकार के तमाम सारे सेक्टर को एड्रेस करने का काम किया। आपने UCC के बारे में पूछा, देखिए UCC हार्डवेयर नहीं है, UCC मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, UCC उत्तराखंड राज्य का सॉफ्ट पावर है। हम इसको सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, हम इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे। और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद जब ड्राफ्ट आया तो इसको स्टडी करने के लिए हाई पावर कमेटी शासन में बनी, वो बनी। उसके बाद फिर फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह साहब के अध्यक्षता में रूल मेकिंग कमेटी बनी। रूल मेकिंग कमेटी ने तमाम सारे मॉडलिटीज तय की कि हमें क्या क्या करना है। उसके तहत जो तमाम सारे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, वो उसके अंदर हम करने जा रहे हैं। कहाँ पे रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो बजटरी प्रोविजन किया गया पर्याप्त, केवल पर्याप्त ही नहीं है, बल्कि उसको मॉडर्न, सुगम और किसी को उसके पीछे दौड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े, परेशानी ना हो, ऑनलाइन भी आप तमाम सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसको हम बहुत हाईटेक और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं। किसी को कोई शंका दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान को, जिन्होंने बजट के बारे में बताया और उसमें जो बजटरी प्रावधान है वो किस तरह से आगे चल करके ज़मीन पे, धरातल पे उतरेंगे और उसका असर भी दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 न्यूज के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं, जहां पर हरिद्वार के गोवर्धन हॉल प्रेमनगर आश्रम में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विकास संस्थान द्वारा 3 दिवसीय हिमालयन एक्सपो व भारत डेवलपमेंट स्कीम एक्सपो का आयोजन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। ये प्रदर्शनी 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चलेगी, जिसमें देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां और उत्तराखंड राज्य सरकार व भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से स्थानीय उत्पादों को लेकर लोगों में उत्साह प्रेरित होता है और उनके बनाए गए उत्पादों को लोग ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ देख भी सकते हैं और परख भी सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वोकल फॉर लोकल का जो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया है, वो इस प्रदर्शनी में झलक रहा है। यहाँ पर कई राज्यों के लोग आकर अपने अपने उत्पादों को लगा रहे हैं, साथ ही लोग भी इन उत्पादों को परख पा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद पूरे विश्व ने भारत के आयुर्वेद का लोहा माना है। यहाँ पर जो प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगी है, इसमें तमाम तरह के जो उत्पाद हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी इसमें भागीदारी की है। साथ ही अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग अपने उत्पाद लेकर आए हैं। इस तरह की प्रदर्शनी से जो हमारे स्थानीय कोई माना खेती से संबंधित है तो उसके काश्तकार हैं, या यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं, कुछ इंडिजीनियस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बेस मटेरियल पर हैं, तो लोग उससे प्रेरित होते हैं। और इस तरह की जो प्रदर्शनियां हैं
उससे लोगों का उत्साह भी बढ़ता है और जो लोग अपना कोई कारोबार। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो गई हैं। पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में इंटरमीडिएट हिंदी के प्रश्न पत्र से परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ है। जनपदीय संकलन केंद्र के उप नियंत्रक एवं केंद्र व्यवस्थापक श्याम दत्त चौबे ने जानकारी देकर बताया कि परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं एवं उनकी तलाशी लेकर केंद्र में प्रवेश दिया गया है। इस मौके पर परीक्षार्थियों में बोर्ड परीक्षाओं के प्रति उत्साह दिखा है एवं परीक्षार्थियों द्वारा पूर्ण तैयारी के साथ बोर्ड परीक्षा में बैठने की उत्सुकता देखी गई है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर हाई स्कूल में 174 एवं इंटरमीडिएट की 224 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसके लिए अन्य विद्यालयों से 21 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। चौबे ने बताया कि जनपद चंपावत के मुख्य संकलन केंद्र की व्यवस्थाएं भी की चाक चौबंद की गई है। यहाँ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही एक उत्साहवर्धक उनका यहाँ पर एटीट्यूड रहा है। उन लोगों ने बहुत ही तन्मयता से यहाँ पर परीक्षा दी है, बहुत ही अनुशासन होकर के। और यहाँ पर हमारे 174 लगभग हाई स्कूल में और 224 लोग जो परीक्षार्थी हैं वो इंटरमीडिएट में हैं। तो बहुत ही अच्छा केंद्र यहाँ पर हमारा चल रहा है अनुशासन में। सुरक्षा व्यवस्था हमारे एसपी के निर्देशालय पर जो सुधार है। रुड़की के भारापुर में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इनमें कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर किया, जबकि अन्य के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान 27 शिकायत लिखित रूप में आई और कुछ शिकायतें मौखिक आई हैं, जिसमें पेंशन संबंधित शिकायत और विकलांगों को व्हील शेयर की मांग की गई, तो वहीं तटबंध की शिकायत भी सामने आई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि तटबंध के लिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेज दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिले भर के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर चमोली जिले की है, जहां डीएम चमोली संदीप तिवारी ने स्प्रिंग एवं रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की बैठक ली है, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत, नाले, धारे और नदियों के जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में सीमती की ओर से 9 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि वन, सिंचाई और पेयजल विभाग मिलकर जनपद में जल संवर्धन के लिए चिन्हित जल स्रोतों के पूरे क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण करते हुए ठोस योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश करें। जल संस्थान जल निगम को पेशवर को 3 दिन में प्रस्ताव उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, अगली बैठक में फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत के व्यापारी सीईओ छावनी परिषद के एनसीसी ग्राउंड में व्यावसायिक मेला लगाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नजर आए। एनसीसी ग्राउंड में 25 फरवरी से बाहर के लोगों द्वारा व्यावसायिक मेला लगाए जाने को लेकर घोर विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब ये मेला 8 दिन ही के लिए लगेगा। मेले में केवल मनोरंजन से जुड़े जैसे झूला, चरखी आदि आइटम और खाने पीने के स्टॉल आदि लगेंगे। केवल हस्तशिल्प, खादी निर्मित वस्त्रों की बिक्री के साथ लकड़ी की निर्मित वस्तुएं व उत्तराखंड के वन सामग्री से बनी आकर्षक वस्तुएं आदि विक्रय की जा सकेंगी। प्लास्टिक, स्टील का सामान, मिल मेड वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट आदि वस्तुएं इस मेले में नहीं बेची जाएंगी। लालकुआ बिंदुखत्ता राजसव गांव का मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई बड़े नेताओं द्वारा मजबूती से उठाया गया है। लालकुआ कांग्रेस को एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार को बिंदुखत्ता राजसव गांव के मामले में घेरते हुए राज्य सरकार पर बिंदुखत्ता की भोली भाली जनता को छलने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी ने बिंदुखत्ता को राजसव गांव का दर्जा दिलाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 8 साल बाद भी बिंदुखत्ता को राजसव गांव का दर्जा न देना भाजपा की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिंदुखत्ता की बोली भाली जनता को छलने और गुमराह करने का भी काम किया है।
पिथौरागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने कुछ दिन पूर्व विकास भवन के पास खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर चोरी करने के मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त से कुल 237.6 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। जनपद के अस्कोट निवासी तनुज पाल द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में सूचना दी थी कि उनकी कार विकास भवन के पास खड़ी थी। रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी कार का लॉक तोड़कर बैग चोरी कर लिया गया, जिनमें उनके कपड़े व विभिन्न कागजात पड़े थे। इसी को लेकर पुलिस के हाथ सफलता लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बिल 2025 के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया गया है। उधम सिंह नगर के भी जिले भर में अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। खटीमा और सितारगंज में भी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी हुई। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार द्वारा बिल लाकर कुठारघात और अधिवक्ता के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। सीनियर अधिवक्ता हरीश दुबे ने बताया कि इस बिल से बीसीआई के हाथों में पावर आ जाएगी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथों में जब पावर आएगी तो सरकार बीसीआई में 3 सदस्य नामित करेगी। इसके बाद सरकार के पास बीसीआई को किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि यह बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।